Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9 biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। 9 बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास न्यूट्रिशन, इसको हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने जो इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर को डिस्कस किया था। आज बेटा उससे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बैलेंस डाइट का। पेज नंबर है आपके पास 151, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, पेज नंबर 151 और जो टॉपिक है बेटा वो आज हमें डिस्कस करना है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, चलें बेटा हम थ्रू आउट द चैप्टर डाइट के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ हमने डिस्कस किया है। लेकिन बेटा हर चीज़ की, हर न्यूट्रिएंट की एक प्रॉपर मिकदार में, एक प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसी डाइट जो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी प्रॉपर अमाउंट रखती हो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बैलेंस्ड डाइट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट contain all the essential nutrients in correct proportion। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, in correct proportion। Balanced diet contain all essential nutrients in correct proportions for normal growth and development of bodies। For normal growth and development of body। ठीक है बेटा, आपके पास जो बैलेंस्ड डाइट है, जो मतवाजन ग़िज़ा है, वो ऐसी डाइट है जिसमें बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनकी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतने वो क्या हो, मौजूद हो, ताकि बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ है, वो जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बैलेंस्ड डाइट इज रिलेटेड। हाँ, अब देखें बेटा, ये जो बैलेंस्ड डाइट है ये हर किसी के लिए सेम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा है या कोई नौजवान है, कोई बूढ़ा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, बेटा सबके लिए ये जो बैलेंस्ड डाइट है ये क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो बच्चा है उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो और तरह की हैं, जो नौजवान है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और तरह की हैं, और इसी तरह से आपके पास जो बूढ़े लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए बेटा जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की या एनर्जी की, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सो आपके पास जो बैलेंस्ड डाइट है, बैलेंस्ड डाइट रिलेट्स विद द एज। ठीक है, एज के साथ साथ इसके अलावा आपका जेंडर और जो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज है बेटा, उन सब पे जो है वो क्या करती है, इफेक्ट करती है। क्लियर हो गया? अब सिंपली देखें बेटा, आपके पास जो फीमेल्स हैं उनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, स्लो होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है बेटा बॉडी में वो क्या है, स्पीड अप होता है और उनको ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, चाहिए होती है। दूसरी तरफ अगर देखें कि आपके पास जो बच्चे हैं, बच्चों को भी आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चों को क्या लग जाती है, भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा उनकी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, सो वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ
थोड़ी थोड़ी देर बाद जो एनर्जी की कैलोरीज हैं वो क्या करते रहते हैं, बॉडी के लिए हासिल करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब एक पर्सन ग्रोइंग एज में होता है, ठीक है, जैसे कि नौजवान जब जवान बच्चा जब बचपन से जवानी के फेज में आ रहा होता है तो भी एनर्जी की बेटा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन जब एक प्रॉपर अडल्ट अपनी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की एज तक पहुंच जाता है तो उसके बाद बेटा जो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसी तरह से अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो ऐसे लोग जो कुछ मुश्किल काम करते हैं, मतलब फिजिकली कोई जो है को मजदूरी करते हैं, कुछ करते हैं, उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ बैठे रहना होता है या ऐसा कोई हैवी काम नहीं करना होता। सो जो बैलेंस्ड डाइट का कॉन्सेप्ट है बेटा वो हर किसी के लिए सेम नहीं होगा, हर पर्सन के लिए, हर एज के लिए, हर जेंडर के लिए, ठीक है। और जो आपके पास लाइफ का फेज है उसके लिहाज से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बैलेंस्ड डाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेटा क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट आ रहा है बेटा रिलेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। इससे पहले एक टेबल दिया गया आपकी बुक में, कॉमन फूड एंड परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस टेबल को बेटा आपने खुद से देख लेना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। अगर हम देखें ब्रेड जो मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हैं, तो जो ब्रेड है उसमें बेटा कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 52%, लिपिड्स कितने 3%, प्रोटीन्स कितने 9%। तो एक आध एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर राइस देखें तो राइस में आप देखें अब आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 23%, जो लिपिड्स हैं वो 0.1% और जो आपके पास प्रोटीन्स हैं वो 2.2%। सो रोटी से ज़्यादा एनर्जी मिलती है या चावल से, तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा आपके पास ब्रेड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स भी ज़्यादा हैं और लिपिड भी ज़्यादा हैं। फिर देखें इसी तरह से पोटैटो, एप्पल, एग्स, मिल्क, बटर, चिकन, ये सारे के सारे बेटा यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेने हैं। अब आते हैं आपके पास रिलेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट with age, gender and activity। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है, कि हाउ बैलेंस्ड डाइट रिलेट विद द जेंडर, एज एंड द एक्टिविटी। तो बिल्कुल बेटा वही बातें जो मैंने आपको बता दी हैं कि ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ बॉडी देयर इज हायर मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जब ग्रोथ पीरियड होता है तो हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, सो जो आपके पास एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ग्रोइंग एज, एट द ग्रोइंग एज मेटाबॉलिक रेट इज फास्टर, मेटाबॉलिक रेट इज फास्टर, so more energy is required, so more energy is required। so जो तब आपको डाइट चाहिए होगी उसमें जो कैलोरीज हैं, जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से अडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। ठीक है, अडल्ट्स वाले, अडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है ग्रोइंग बॉय एंड नीड मोर प्रोटीन। अब अडल्ट में और ग्रोइंग में यही डिफरेंस है बेटा। अडल्ट जो है उसकी जो आपके पास प्रॉपर जो एक लेवल का ग्रोथ होती है वो हो चुकी है, लेकिन जो ग्रोइंग एज में बेटा आपके पास ग्रोइंग एज में क्या होती है, मोर एनर्जी इज नीडेड, मोर एनर्जी इज नीडेड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जेंडर की बात कर लें तो जेंडर में भी जो आपके पास मेल्स हैं उनको
उनका बॉडी वेट भी ज़्यादा होता है, सो उनको जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो एनर्जी की ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है बेटा, ये आ गया जी हमारे पास बैलेंस्ड डाइट क्या है। बैलेंस डाइट का आपकी एज, आपके जेंडर और जो आपकी एक्टिविटी है उससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन, लेकिन आज इसका सिर्फ हम जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। पेज नंबर है आपके पास 153। पेज नंबर 153 और टॉपिक है आपके पास प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, इसको हम मेल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। चलिए अब बेटा देखें कि अगर बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर उतने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ना किए जाएं, अगर हमारी फूड में उतने न्यूट्रिएंट्स ना हो तो भी बॉडी के लिए क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ अगर बॉडी को एनर्जी कम मिकदार में चाहिए तो आप एनर्जी को ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को 100 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं लेकिन आप 200-300 किलो कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं, तो भी बेटा आपकी जो हेल्थ है उस पर जो बैड इफेक्ट्स हैं, बैड इम्पैक्ट्स हैं बेटा वो पड़ेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मैलन्यूट्रिशन। सबसे पहली तो डेफिनेशन आ गई आपके पास कि मैलन्यूट्रिशन क्या है। डेफिनेशन आएगी बेटा आपके पास प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आपके पास जो आ जाएंगी न्यूट्रिशन और ग्रुप है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन और ग्रुप डैश मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, इनको हम क्या कह देते हैं, मैलन्यूट्रिशन। इट ऑफन रेफर टू अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग। अब इसमें बेटा दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हो सकती है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे कम न्यूट्रिएंट्स मिलें। ठीक है, अब ये जो अंडर न्यूट्रिशन है इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इनएडिक्वेट कंजम्पशन। ठीक है, इसकी जो कॉजेज हैं, इसकी जो रीजंस हैं वो क्या हो सकती हैं, इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं, इनएडिक्वेट कंजम्पशन, प्रॉपर तरीके से ना खाना। ठीक है, पुअर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। पुअर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इसको समझें। पहली तो बात क्लियर है आपके पास इनएडिक्वेट कंजम्पशन, अगर आप प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर जो है आपके पास रिक्वायरमेंट में जो फूड है वो नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन है वो आ जाएगी। अब दूसरी बात है पुअर एब्जॉर्प्शन। आप खा तो प्रॉपर तरीके से रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने होते हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, किसी आप कह सकते हो डिसेबिलिटी की वजह से या किसी बॉडी के और फंक्शन में जो है नॉन फंक्शनैलिटी की वजह से जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है बेटा वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसको हम कहते हैं पुअर एब्जॉर्प्शन। जो थर्ड वन है एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप खा भी प्रॉपर तरीके से रहे हो, एब्जॉर्ब भी सही से हो रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी से वो एक्सेसिवली क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। ठीक हो गया, चलें। इसके अलावा बेटा दूसरा आता है आपके पास ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आ गया अंडर न्यूट्रिशन और इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो है ओवर न्यूट्रिशन, मतलब बॉडी को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा होना। ठीक है, अब इसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं आपके पास, ओवर ईटिंग, एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना, सिर्फ
खाने के लिए जीना, ओवर ईटिंग एंड दी एक्सेसिव यूज ऑफ a specific nutrient, a specific nutrients। अब इससे क्या मुराद है एक्सेसिव यूज से? देखिए बेटा, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सब की जरूरत होती है, लेकिन हम क्या करें, कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स को यूज करते चले जाएं और एक्सेसिव वे में बेटा एक ही न्यूट्रिएंट को हम क्या करें, यूज करें। इससे भी आपके पास क्या होती है, मेल न्यूट्रिशन। सो मेल न्यूट्रिशन आपके पास जो है दो कंडीशंस का नाम है, एक अंडर न्यूट्रिशन और दूसरी ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उससे अमाउंट क्या है, कम है। क्यों कम है, उसकी ये तीन रीजन है। ओवर न्यूट्रिशन मतलब बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हार्मफुल हैं ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब बेटा, मोस्ट कॉमनली malnutrition people either do not have enough calories in their diets or eat a diet that lacks proteins, vitamins or trace minerals। ठीक है। अब क्या होता है, मोस्ट कॉमनली बेटा आपके पास जो है, जो लोगों में आपके पास malnutrition होती है उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होती है। जो बाकी वाले चांसेस हैं ये बहुत कम है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से बेटा विटामिन्स या जो ट्रेस मिनरल्स हैं या जो आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनको जब प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया जाता तो ये जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है ये क्या हो जाती है, कॉज हो जाती है। ठीक है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? ठीक है, माल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स क्या हैं वो देखते हैं बेटा। आपके पास इफेक्ट्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, इफेक्ट्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। क्या होगा बेटा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करना नहीं कर पाएगा। वीकन्स द इम्यून सिस्टम, इम्पेयर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वीकन्स कमजोर कर देता है, वीकन्स द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इसके अलावा इम्पेयर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, आपकी जो फिजिकल और दिमागी हालत है वो भी क्या हो जाती है, इम्पेयर मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग उसमें नहीं हो रही होती। ठीक है। इसी तरह से बेटा आपके पास स्लो थिंकिंग, स्टंट ग्रोथ एंड इफेक्ट फीटल डेवलपमेंट। आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर से नहीं हो रही होती। इसी तरह से आपका जो कह सकते हो कि थिंकिंग का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ये बेटा आपके पास आगे मैलन्यूट्रिशन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और ये किस तरह से होती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन मैलन्यूट्रिशन हैं वो हैं एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस और जो आपके पास ओवर इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये बेटा इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।